हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर नवेद क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट्स इकोनॉमिक्स के सेकेंड यूनिट के 9th सब टॉपिक इन्फ्लेशन एंड फ्लिप्स कर्व को डिस्कस करेंगे। देखिए, मेनली इस टॉपिक के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एक इन्फ्लेशन का इफेक्ट देखने जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, इसको सही से समझने के लिए हमें देखना होगा पहले कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को समझें, फिर इन्फ्लेशन के साथ उसके रिलेशन को। तो पहले हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। इन्फ्लेशन के अंदर मैंने कई टॉपिक कवर किए हैं, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट में उनको डिफाइन किया है। अगर उसकी डिटेल देखनी होगी तो आप उनको जाकर, वो उसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं बता दूंगा कहाँ का वीडियो है, तो उस पर जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहले हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, उसके बाद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को स्टडी करेंगे। तो नेचुरल रेट वाली वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, मैं उसी को पोस्ट करूंगा यहाँ पर, और उसमें मैंने इन्फ्लेशन के बारे में पूरा दिया हुआ है। और उसके बाद इन्फ्लेशन पढ़ लिया, अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ लेंगे इस तरह से, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों के बाद, इसके बाद हम लास्ट में उसका रिलेशन देखेंगे फिलिप्स कर्व के अंदर कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन रहता है। तो यहां जो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन, ओके। इन्फ्लेशन के बारे में आप जानते होंगे कि हम जर्नली हम इस बात को कहते हैं कि कंटिन्यूड इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कहिए उसको, हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंटिन्यूअसली जो प्राइस बढ़ते चले जाते हैं वो जाकर इन्फ्लेशन बना देते हैं। जब इन्फ्लेशन होता है तो जाहिर है एक 100 रुपये में हम पहले जो चीज़ खरीद पा रहे थे, अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने होंगे। ठीक है, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ गए। मान लीजिए 110 दिए तो यहाँ पर 10% का इंक्रीमेंट हो गया, उसमें परचेजिंग पावर में डिक्रीमेंट हुआ और प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ। तो इससे हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। और हाई इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन को आप इस तरह से डिस्टिंग्विश कीजिए कि हाई इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग प्राइस क्विकली, और लो इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग प्राइस और ग्रोइंग प्राइस स्लोली। यानी दोनों जगह हाई और लो, दोनों इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ रहे हैं। हाई इन्फ्लेशन में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए हमने कहा कि इंक्रीज इन प्राइसेस इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उस पीरियड में बहुत तेज बढ़े हैं तो हाई इन्फ्लेशन है, और उस पीरियड में आहिस्ता आहिस्ता बढ़े हैं तो लो इन्फ्लेशन होता है। डिफ्लेशन से जाहिर ये कंट्रास्ट करता है। डिफ्लेशन दूसरी जगह हो गया जहां पर हमारा प्राइस लेवल घटता है, और जब प्राइस लेवल घटेगा तो उन्हीं प्राइसेस में हम ज्यादा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, तो हमारी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। मॉनेटरी अथॉरिटीज जो है वो इसको जनरली इंक्रीज और डिक्रीज के करती हैं, रेस्पॉन्सिबल रहती हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे एक्शंस होते हैं जिनसे वो काम करती हैं। यानी प्रिंटिंग ऑफ नोट्स कर दिए, नए नोट्स प्रिंट किए और लोन दे दिए, ये कर दिया। लोनिंग, न्यू टाइम मनी भी इसी में आती है। यानी प्रिंटिंग एंड लोनिंग, प्रिंट किया, पब्लिक में दे दिए, लोन दे दिए, उससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन होता है। और तीसरा एक रीजन होता है लीगली डिवैल्यूएटिंग, यानी जो कंट्री है वो वैल्यू को डिक्रीज करती है एज ए लीगल टेंडर करेंसी। वो खुद कहती है कि साहब इससे अब हम इतना ही प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। तो डिवैल्यू जब करेगी तो भी वैल्यूएशन कम होगी, प्राइस ज्यादा होंगे, और वहां पर हमारी मनी की वैल्यू घटेगी, और ये रिजल्ट किया जाता है इन्फ्लेशन के अंदर। अब हम इसके अंदर देखें कितनी तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन जनरली हम 4 टाइप के कंसीडर करते हैं। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन शॉर्ट में लिखा हूं, आप पूरा लिखिएगा। जैसे मैंने कहा, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा सारी चीजें। डिमांड पुल का मतलब होता है हमारी डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है। डिमांड जो है वो एक्सीड्स कर जाती है सप्लाई से। अब एक प्रोडक्ट मार्केट में कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, यानी शॉर्टेज का केस है। जब शॉर्टेज है तो उस केस में प्राइस बढ़ेंगे। वो जो प्राइस बढ़ते हैं, यानी जब डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ते हैं, सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस बढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसकी वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप चाहे अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
कॉस्ट पुश है, अपने आप बता रही है कि जहां पर कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट किससे बढ़ेंगी? वेजेस से। इसको वेज पुश इन्फ्लेशन भी कहते हैं। हालांकि वेज के साथ साथ रॉ मटेरियल भी आ जाता है इसके अंदर, यानी जब जो हमारी इनपुट्स हैं, यानी हमारी जो रॉ मटेरियल के प्राइस हैं, वेजेस हैं, जब ये बढ़ जाती हैं उससे इन्फ्लेशन होता है। यानी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेज बढ़ेगी, रॉ मटेरियल बढ़ेगा, तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी। जब प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर है वो प्राइस भी बढ़ाएंगे। प्राइस बढ़ रहे हैं तो यानी इन्फ्लेशन हो रहा है मार्केट के अंदर। यहां मनी सप्लाई की वजह से नहीं हो रहा, कॉस्ट की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा गया है। इस पर वीडियो भी मैंने डिटेल में डाली हुई है, इसको जाकर देख लीजिएगा। तीसरा आ जाता है जिसकी मैंने अभी वीडियो नहीं डाली है, मैं आप उसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन कौन सा होता है? ये हमारी जो एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन है, मैंने इस पे वीडियो डाली है एडाप्टिव एक्सपेक्टेशन पे, आप चाहें तो देख लीजिएगा। उससे ये काम करती है, यानी वर्कर्स जो है वो हाई प्राइसेस डिमांड करने लगते हैं। यहां कोई कॉस्ट वगैरह नहीं बढ़ रही है, वर्कर्स डेलिबरेटली कहते हैं कि साहब हमें ज्यादा वेजेस चाहिए। जब वो वेजेस ज्यादा लेंगे, डिमांड करेंगे, तो प्रोड्यूसर्स को वेज बढ़ाने के चक्कर में अपनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एक लेबर को 10 दे रहे थे, अब वो 20 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं, 15 भी दे रहे हैं, तो 50% कॉस्ट बढ़ गई। 50% कॉस्ट बढ़ गई तो उनका जो उधर प्रॉफिट था वो कम हो गया या खत्म हो गया प्रॉफिट, तो उधर प्राइस को बढ़ाएंगे, यानी प्राइस बढ़ गए, इन्फ्लेशन हुआ। अब इन्फ्लेशन किस वजह से हुआ? बिल्ट इन। अपने आप में उन्होंने जब प्राइस अब वेजेस बढ़ाई, उसकी वजह से प्राइसेस में डायरेक्ट असर पड़ा, वहां प्राइस बढ़ गया। अब यहां प्रॉब्लम क्या होती है? एक बार प्राइस बढ़ गए, जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तो पब्लिक ये सोचती है कि साहब प्राइस बढ़ने चालू हो गए हैं और फ्यूचर में भी इसी रेट से प्राइस बढ़ते चले जाएंगे, और इस चीज को देखते हुए वो फर्दर हायर वेजेस की डिमांड करते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। अब जो फर्दर ज्यादा डिमांड करेंगे तो जाहिर है अगर उनकी वेज फर्दर बढ़ती है तो फिर बढ़ेंगे, क्योंकि वेज बढ़ेगी तो फिर कॉस्ट बढ़ेगी, फिर कॉस्ट बढ़ेगी तो फिर प्राइस बढ़ेंगे, फिर प्राइस बढ़ेंगे, तो यानी ये प्राइस वेज प्राइस वेज प्राइस वेज एक स्पाइरल बन जाता है, और इसी को कहते हैं हम बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये इन्फ्लेशन मेजर कैसे किया जाता है। देखिए, मैं इसीलिए जल्दी जल्दी ये चीज़ें बता रहा हूँ कि मैं एक ही छोटी वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को कवर करना चाह रहा हूँ कि कम से कम आपको आइडिया हो जाए। डिटेल सारी है, वीडियोस पर है, मैं लिंक भी दूंगा और आप दूसरी वीडियो से भी देख सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन या मेजरिंग इन्फ्लेशन, इसमें सबसे पहला जो हम मेजर करते हैं वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग CPI कहते हैं। डिटेल वीडियो इसका भी पड़ा हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। इसमें क्या करते हैं? मेजरिंग चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड। जो पब्लिक प्रोडक्ट खरीदती है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, उनके प्राइसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये उसको नोट करते हैं। यानी इसके अंदर एक तरीका है, एक फॉर्मूला है, वो देखते हैं एक बास्केट है, उसके क्या प्राइसेस हैं, अब क्या थे, क्या है, पिछली बार क्या थे, उनके चेंजेस को मेंटेन कर लेते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि प्राइसेस में कितना फर्क आ रहा है, और इससे ये अंदाजा होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग पर फैमिली या पर कंट्री क्या आ रही है, और इसको हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइमरी मेजर ऑफ इन्फ्लेशन मानते हैं। यानी अगर हम लोग को जर्नली हम कहते हैं कि साहब इन्फ्लेशन को मेजर कीजिए, तो हम CPI को यूज करते हैं। इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक में इसका वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। दूसरी चीज है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये तो कंज्यूमर की हो गई, एक आ गई प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम मेजर करते हैं एवरेज चेंज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवर ए टाइम। यानी एक पीरियड के अंदर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस एवरेज चेंज हुए जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, वो कितना आ रहा है। ये ट्रैक करता है खासतौर से प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर। यानी ये जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, ये इस चीज को नोट करती है कि पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ये सारा प्रोडक्ट बिकने के बाद
प्रोड्यूसर क्या रिसीव कर रहा है, प्रोड्यूसर को क्या प्राइस मिल रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये उनको बताता है कि इन्फ्लेशन कितने % है जो प्रोड्यूसर की तरफ से आ रहा है। इट फोकस ऑन इनपुट्स रादर देन फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स के ऊपर नहीं देखती कि कितने में बिक रहा है, उसकी इतनी कॉस्ट है, इतना उसको प्राइस मिला। इनपुट्स के ऊपर ये फोकस करता है जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। नोट करेगा सारी के साथ इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर इतनी इनपुट्स कॉस्ट आई और इतना इनको मिला, से पहले वाले में इतनी इनपुट के प्राइसेस थे और इतना इन्होंने रिसीव किया था, वो आपको आइडिया दे देगा। कई साल का देखिए आप, फिगर बनाई, वो कर्व बनाइए, अगले साल का आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तीसरी आती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इन सबको ले लिए। इसको हम लोग पीपीआई कहते हैं और इसको हम लोग डब्ल्यूपीआई कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? मेजर द प्राइस चेंजेस एट होलसेल लेवल। होलसेल प्राइसेस को देखता है कि साहब होलसेलर्स पिछले साल किस प्राइस पर बेच रहे थे, वही प्रोडक्ट होलसेलर्स इस साल किस प्राइसेस पे करंटली बेच रहे हैं। हालांकि अगर आप डेवलप कंट्रीज की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर ये यूज़ होता है। वहाँ पर चेक किया जाता है कि हम ये देखें कि पिछले साल, उससे पिछले, यानी कई साल का हम डेटा उठाते हैं और उसमें ये देखते हैं कि कितना होलसेल प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर ना हम कॉस्ट देख रहे हैं, ना मार्केट रिटेल प्राइस देख रहे हैं, होलसेल प्राइस देख रहे हैं। इसीलिए क्योंकि डेवलप कंट्री थोड़ा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आगे के प्राइसेस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, इसलिए ये कम नोन है, वेल नोन है उसमें डेवलप्ड में, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ये यूज़ होता है। और चौथा जो आता है वो आ जाता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर ये क्या करता है? ये पहली बात तो ये समझ ली कि ये बहुत ही ब्रॉड यानी मेन मेजरमेंट है, इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर को हम जर्नली यूज़ करते हैं। करता क्या है? ये रेशो निकालता है बिटवीन दी नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। ये देखता है कि नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी में कितना चेंज आ रहा है। इस पर भी वीडियो में जो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी पर वीडियो पहले से है, उसको देख लीजिएगा। तो ये कैप्चर करता है प्राइसेस चेंज अक्रॉस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में क्या प्राइसेस में चेंजेस हैं, कैसे करेगा? पहले नॉमिनल डेटा से पहले हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम रियल जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों के बीच का रेशो निकालेंगे। इसी से हमें प्राइस के चेंजेस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगली बात जो हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन मैं ऐसे ही बता देता हूं, आसान है। देखिए, परचेजिंग पावर पर सबसे बड़ा तो इफेक्ट आता है, हमारी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है हमारा। इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाना होता है? अगर इन्फ्लेशन होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। क्यों? उसके अंदर हमें हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है, ताकि लोग मार्केट से पैसा उठाकर हाई इंटरेस्ट के चक्कर में बैंक में रख दें, और इससे जाहिर है हमारी बोरोइंग और स्पेंडिंग पर इफेक्ट पड़ता है। और तीसरी जो इसकी वजह है वो है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बोरोवर्स को तो फायदा देती है, लेकिन जो सेवर्स हैं उन पर असर डालती है, ठीक है। ये इसके इफेक्ट्स हैं। तो ये मैंने एक आपको शॉर्ट में आइडिया दिया कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन का आइडिया आपको हो गया। अब मैं इसके बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, इसके फौरन बाद नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को, उसको देखिए, उससे आपको समझ में आएगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। उसके बाद लास्ट में मैं वीडियो पेस्ट करूंगा रिलेशन, यानी मैं फिलिप्स कर्व की वीडियो डालूंगा, उससे आप ये समझ पाएंगे कि इस इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या फर्क है। तो फिलिप्स कर्व और ये अनएम्प्लॉयमेंट दोनों की वीडियो मैंने बनाई हुई है, मैं डाल रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। इससे आपकी पूरा टॉपिक ये वाला इन्फ्लेशन और फिलिप्स कर्व का टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है।
आज इस वीडियो में हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करेंगे। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को काफ़ी पिछली वीडियो से डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यूएशन में हम यहाँ नेचुरल रेट को डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बात बहुत सोचने वाली होती है कि हम काफ़ी लोग इस बात को सोचते हैं कि क्या 0% अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 0% पॉसिबल है? मान के चलिए साहब, एक कंट्री के अंदर एक आदमी भी नहीं है जो अनएम्प्लॉयड हो, सारे के सारे एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के केस में ऐसा नहीं हो सकता। आप मान लीजिए कोई आदमी किसी तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, कोई कैसे, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। यानी हम ये मानकर चलें कि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी फर्म्स हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं किसी तरीके से कि साहब कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए हमें, यानी इतनी कमी है, इतना ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, फर्म्स ढूंढ रही हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट होगा। 0% नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, चाहे सारी फर्म मिलकर ढूंढ रही हो कि हमें कोई ना कोई आदमी मिल जाए हमारे यहाँ के लिए। इसको जो एज ए डेफिनेशन जिसको जो हम कहते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं लोएस्ट पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट कैन एग्जिस्ट इन ए वेल फंक्शनिंग इकोनॉमी। ये वो एक लोएस्ट पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लोएस्ट पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि उससे कम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, सबसे कम है ये। और ये उस वक्त होता है जब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से फंक्शन कर रही होती है, डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। उस वक्त जो एक लोएस्ट पॉसिबल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसको कहिए कि लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट अकर्स व्हेन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर आर इक्विलिब्रियम रेट। यानी हमारी जो लेबर मार्केट के अंदर है वहां हमारी लेबर डिमांड ये आ गई, लेबर सप्लाई ये आ गई, सॉरी ये सप्लाई आ गई, ये डिमांड आ गई, हम इक्विलिब्रियम पर हैं, ये वेज रेट हमारा निकल कर आ गई, सप्लाई निकल कर आ गई, सप्लाई डिमांड निकल कर आ गई, क्वांटिटी निकल कर आ गई। ठीक है, इसके बावजूद भी इस इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा, उसी को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और बेसिकली हम जो पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में है, इसका रीजन होता है एक तो फ्रिक्शनल होता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, इसके क्योंकि फ्रैक्शनल होगा थोड़ा बहुत, इसकी वजह से होगा, या इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ये मेन है, बेसिक दो ही होते हैं। और हम लोग उसको भी मानकर चलते हैं जो हमारे पास सरप्लस हो जाता है। हालांकि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला जो हमने बनाया है उसमें से ये दोनों ही लगते हैं, लेकिन जो सरप्लस होती है, यानी अगर कोई गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज अप्लाई कर दी तो उससे वो हो जाता है, थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आता है, प्रॉब्लम की वजह से सरप्लस लेबर हो जाती है उस काम में, क्योंकि वो वेज रेट बढ़ाने से फर्म्स कुछ लोगों को निकाल देती हैं। हालांकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बाकी सबको मिल जाता है, लेकिन ये रीज़न होते हैं जिससे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट के अंदर होता है। एक हेल्दी इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर भी लोग जॉब छोड़ते हैं, लोग जॉब पकड़ते हैं, लोग काम में आते हैं, काम में जाते हैं, तो ये तो एक चलता ही रहता है। एक स्टेटस होता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का जो कि एक जॉबलेसनेस को देता है कि साहब है, वो थोड़ा बहुत होगा ही हर कीमत पर। ठीक है, अब मेन रीजन में यही रीजन है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के अगर सिर्फ सवाल यही आता है व्हाट आर द रीजंस ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए आप क्या डिस्कस करेंगे? ये तीन चीज जो मैंने बताई। पहला है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल हम पहले वीडियो देखिएगा, हम डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये वही होता है जैसे अब न्यू ग्रेजुएट्स हैं, अभी उन्होंने डिग्री कंप्लीट की है, अब वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो डिग्री जहां पर उनकी पूरी हुई और उसके बाद से उनको जॉब मिलने में कुछ टाइम तो लगेगा, फ्रिक्शनल कहलाता है। रिटायरमेंट है, आदमी रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट लेता है, दूसरा ढूंढता है। प्रेगनेंसी के लिए छुट्टियां मिलती हैं, कुछ सिकनेस के लिए कुछ छुट्टियां मिलती हैं, लंबी हो जाती हैं। कोई आदमी एकदम अब्रप्टली जॉब छोड़ देता है, फिर दूसरा लेता है। बहुत सारे रीज़न है कि आदमी एक जॉब से हटकर दूसरी जॉब में जाता है, कुछ टाइम लगता है उसको। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो फ्रिक्शनल होता है और वो हर हाल में होगा, चाहे इकोनॉमी कितनी ही डेवलप्ड हो। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आगे अभी,
अभी भी किया है और पहले भी किया था, इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आते हैं, इकोनॉमी ग्रो करती है और कुछ अनअवॉइडेबल मिसमैच आ जाते हैं जॉब स्किल्स में और रिक्वायरमेंट में। यानी नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी जब आएगी तो जाहिर है उस टेक्नोलॉजी में जो रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, वो स्किल्स मान लो लोगों के पास नहीं है, तो जाहिर है वो कुछ दिन के लिए हटाए जाएंगे, वो निकाल दिए जाएंगे या वो ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन वहाँ कुछ टाइम तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। तो टेक्नोलॉजी डिस्प्लेस करती है, एम्प्लॉयर कुछ और चाह रहे हैं, मार्केट में कुछ और मौजूद है, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए एक डिसइक्विलिब्रियम होता है और फिर इक्विलिब्रियम हो जाता है, तो वो भी इसी में आता है। तीसरा है सरप्लस। सरप्लस पर सिंपली जैसे मैंने बताया, लेबर यूनियन है वो प्रेशर डालती हैं कि साहब वेज बढ़ाइए, गवर्नमेंट है मिनिमम वेज फिक्स कर देती है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है शॉर्ट टर्म के लिए है, और जब तक वो वापस नहीं आता तब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए जैसे मैंने अभी बताया था कि इसके फॉर्मूले में कैलकुलेशन के लिए हम लोग से दो ही रहते हैं, दो ही चीज लेते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने भी बताया था। सबसे पहले आप फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को प्लस कर दीजिए स्ट्रक्चरल से। स्ट्रक्चरल, ठीक है। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो जो आपको यहां पर मिलेगा वो क्या निकल कर आएगा? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है, रेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो लेबर फोर्स होती है, टोटल लेबर फोर्स जो है उससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं, और फाइनली लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो उसको परसेंटेज में रेट हमें निकल कर आ जाता है। यानी हमने नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट ले लिया पहले, ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अब इसको हम लेबर फोर्स से डिवाइड करेंगे और फाइनली मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब जो हमें मिलेगा वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आ रही बात समझ में? एग्जाम्पल लीजिए, सपोज कर लीजिए हमें कुछ चीजें दी हुई हैं, फ्रैक्शनल दिया हुआ है हमें, स्ट्रक्चरल दिया हुआ है और लेबर अनएम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, टोटल एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, सॉरी लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट कह दिया, लेबर फोर्स के लिए, तीनों दिए हुए हैं हमें, ठीक है। ये 100 है, 1000 ले लीजिए, ये 750 है। अब जाहिर है जो हमारी लेबर फोर्स है, जो एम्प्लॉयड है, वो तो ज्यादा होंगे, पूरी कंट्री का मान लिया हम लेके चलें तो 60,000 है। ये आप एक मान के चलिए कि हमारे पास डेटा है। इसी फार्मूले में हम रखना है, क्या करेंगे? नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? फ्रैक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रैक्शनल कितना है? 1000 प्लस स्ट्रक्चर कितना है? 750 अपॉन टोटल लेबर फोर्स कितनी है? 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया था, मुझे उसका याद है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.9%। ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकल कर आ गया। बहुत सिंपल है, इसी तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये टॉपिक तो लगभग हुआ पूरा। अब एक बात है कि कभी कभी एक सवाल आता है एग्जाम के अंदर, जिसका आंसर हम ये डिस्कस कर लें। एक सवाल हो सकता है कि शुड एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 0 बी डिजायरेबल, या गोल कह लीजिए, शुड एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 0 बी द गोल ऑफ एन इकोनॉमी, और वो कहीं का भी दे सकते हैं आपको। तो देखिए इसके जवाब में 2-3 पॉइंट को आपको डिस्कस करने होंगे कि 0 अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अनडिजायरेबल होता है। कोई भी कंट्री चाहती ही नहीं है कि उसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल 0 हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात ये कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि साहब अनएम्प्लॉयमेंट 0 है, अब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब ग्रोथ बंद हो जाएगी। जो आदमी जहां काम कर रहा है वहीं करता रहेगा, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ के लिए आदमी इधर उधर जाएगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी,
तो ग्रोथ, सबसे पहली चीज कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अगर 0% है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। दूसरी चीज, जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपेंड नहीं करेंगी, क्योंकि एक जो सिस्टम चला आ रहा है बस वो चल ही रहा है, इतनी इनकम है, इतनी लोगों की डिमांड है, उतना ही हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, ना न्यू इंडस्ट्री बनेंगी, जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपके पास कोई भी जॉब्स का जो एक कंसेप्ट है, स्कोप है, वो खत्म हो जाएगा, यानी नो स्कोप टू चेंज देयर जॉब। आदमी जो जहां काम कर रहा है करता ही रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर चेंज भी करूंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर, है ना, क्योंकि इकोनॉमी तो हर जगह एक जगह रुकी हुई है। तो इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी तो जाहिर डेवलपमेंट नहीं होगा, जॉब्स चेंज करेगा ही नहीं कोई भी। ठीक है। और इकोनॉमी ट्राई ही नहीं करेगी कि हम ग्रो करें। देखिए, मान के चलिए अगर हम इकोनॉमी के अंदर सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, अगर सब एम्प्लॉयड हैं तो जिसको जो मिल रहा है वो मिल रहा है, जरूरत ही नहीं है उसको आगे कुछ करने का, क्योंकि मार्केट के अंदर बाकी कुछ है ही नहीं, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं करेंगी, पर कैपिटा इनकम सही रहेगी, सेम रहेगी, जीडीपी बढ़ेगी नहीं, और एम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है वो चल रहा है, किसी के प्रमोशंस नहीं होंगे। मैं एक जगह काम कर रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मैं करता रहूंगा, क्योंकि 0% है, मुझे निकलने की जरूरत नहीं। अगर मैं निकलूंगा भी तो कहीं जॉब है नहीं एसोसिएट प्रोफेसर का, मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 0% है। तो जब जॉब होंगे नहीं, जॉब क्रिएट नहीं होंगे, जो ऐसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। इसलिए इकोनॉमी मानकर चलती है कि नहीं, हमें अनएम्प्लॉयमेंट जीरो चाहिए ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ा नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट जरूरी है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। ठीक है। इससे आपकी समझ में आया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अब इन्फ्लेशन आप समझ गए, अनएम्प्लॉयमेंट समझ गए। अब जो मैं वीडियो डाल रहा हूं वो है फ्लिप कर्व की, ये आपको बताएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग फिलिप्स कर्व को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये फिलिप्स कर्व एक इकोनॉमिक फिनोमिना है जो कि A.W. फिलिप्स जिन्होंने दिया था आइडिया, जिन्होंने डेवलप किया था इस आइडिया को, उनका नाम A.W. फिलिप्स था, इसी वजह से इस कर्व का नाम फिलिप्स कर्व नाम रखा है। ये कर्व ये बताता है आपको कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स है, इनवर्स है और स्टेबल है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप कांस्टेंट है, यानी यही रिलेशनशिप पूरे टाइम रहती है। होगा क्या? जैसे ही इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी तो उस ग्रोथ के होने से पैसा बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा और इसकी वजह से जॉब ज्यादा होंगी और जब जॉब बढ़ेंगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, जब पैसा ज्यादा आएगा तो उससे इन्फ्लेशन होगा। तो यानी जब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होती है तो उससे पैसा बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है और अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। ठीक है, लेकिन ये जो एक ओरिजिनल कंसेप्ट है, इसको अगर आप ये चेक करें कि ये एम्पेरिकली टेस्टेड है नहीं है, तो उसके लिए आप देखिए 1970s के अंदर जो है वो एक स्टैगफ्लेशन आया था। स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है तो एक कंडीशन होती है, इसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। 1970s के अंदर स्टैगफ्लेशन आ गया था। उस वक्त माना जाता है कि ये फिलिप्स कर्व फेल हो गया था। खैर उसको डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो क्या स्टडी की गई ताकि जो माना गया कि ये फेल हुआ। ठीक है, लेकिन अभी जो इसका कंसेप्ट है, जो 1950s और 60s के अंदर इसका जो कंसेप्ट लेके चले थे, वो कंसेप्ट यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी चेंज होगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो वो एक प्रेडिक्टेबल इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, अब सिंपली जो इसको कर्व है, इनवर्स कर्व हम बनाएं तो वो बन जाएगा। डायग्राम से आइडिया लेते हैं।
यहां आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और ये आपका इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है, और ये आपका फ्लिप्स कर्व हो गया। अब जाहिर है ये आपको पता है, कोई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कोई भी कर्व होता है तो उसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अब मान लीजिए ये प्राइस है और ये अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अगर प्राइस घटे, प्राइस यहां आ गए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका P1, ये P2, ये U1 और ये U2। तो ये आपको तो मैं फ्री हैंड बना रहा हूं इसलिए वो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा। सिर्फ ये बताना है कि यहां पर दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है और दोनों में स्टेबिलिटी है। अगर ये बढ़ेगा घटेगा तो इस पर असर पड़ेगा, ये बढ़ेगा घटेगा तो इस पर असर पड़ेगा। ठीक है, इनवर्सली रहेगा। ये सिस्टम कहता है जो 1950s और 60s में चला कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या मुराद है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं। जब लोग जॉबलेस होंगे, उनके पास पैसा ही नहीं होगा कुछ खरीदने के लिए, जब खरीदने के लिए कुछ नहीं होगा तो प्राइस घटने लगेंगे। ठीक है, और मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट घटने का मतलब लोगों को ज्यादा जॉब्स मिल रहे हैं, लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ रही है और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा। पैसे की तरफ से ले लें कि अगर मान लीजिए प्राइसेस बहुत हाई हैं, प्राइसेस अगर हाई है तो इसका मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोग ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। लेकिन अगर प्राइस घट रहे हैं तो इसका घटने का मतलब यह है कि अब लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है तो लोग जॉबलेस हो रहे हैं, तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट मींस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो जॉब कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो जॉब बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्योंकि इन दोनों में ही हम दोनों को वाइस वर्सा लेते हैं कि प्राइस का अनएम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्राइस पर, तो पॉलिसी मेकर्स को यहां पर एक आसानी हो जाती है कि वो किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। उनको अगर अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ चेक करना है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं घटाएं, प्राइस अपने आप काम करेंगे। या उनको अगर प्राइस पर काम करना है, मानिए सपोज कर लीजिए उनको अगर इसके डिमांड बहुत कम है, डिमांड कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, तो उस टाइम में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, थोड़ी सी मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो प्राइस बढ़ने चालू हो जाएंगे, प्राइस जब बढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट घटने लगेगा। तो यहीं पर पॉलिसी मेकर्स को आइडिया हो जाता है कि हमें फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी से किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल करना है। ठीक है, और 1960 के अंदर ये आइडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। 1960 के अंदर बाकायदा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ली गई जिससे पूरे इस फ्लिप्स कर्व को एक्सप्लेन किया गया। इन्होंने बताया इसको कि ये स्टार्ट होता है जब कहीं भी फिस्कल स्टिमुलस होता है। मान लीजिए अगर फिजिकल स्टिमुलस से फिजिकल स्टिमुलस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मनी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, जब ऐसा केस होगा तो क्या होगा, जब मार्केट के अंदर पैसा बढ़ेगा, फिजिकल स्टिमुलस होगा, तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है, डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी। जब फिजिकल स्टिमुलस होगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है, लोग ज्यादा खरीदेंगे। जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, लेबर डिमांड बढ़ जाएगी, कंपनीज को ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ने लगेगी, और उससे क्या होगा, जो पूल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो सब्सिक्वेंटली डिक्रीज होगा। पूल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट के जो एक पूल आपके ग्रुप बने हुए थे, पूल्स थे जिसमें से लोग अपने लिया करते थे वर्कर्स को, ये छोटे होने घटने लगेंगे क्योंकि लोगों को जॉब मिलने लगेगी। जब ये
पूल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट घटेंगे तो इसमें क्या होगा, कंपनीज ये चाहेंगी किसी तरह से कि इस पूल में से हम अच्छे स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय निकाल लें, स्किल्ड और टैलेंटेड पूल को हम निकालें इसमें से, यानी पूल को हम छोटा करें, और इसकी वजह से उनको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। जब उस पूल को वो छोटा करेंगे और उसमें से टैलेंटेड लोगों को निकाल कर लाएंगे तो उनको फिर कंपैरेटिवली उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जब सैलरी ज्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ वेजेस बढ़ जाएगी। वेज कॉस्ट जो है वो वेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब वेज कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनीज क्या करेंगी उसके लिए, अपनी जेब से तो वो देंगी नहीं, वो अल्टीमेटली इस कॉस्ट को ट्रांसफर कर देंगी कस्टमर्स की तरफ, अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देंगी, जिससे वो कॉस्ट उनकी रिकवर हो जाएगी। तो वो क्या करेंगी, प्राइस को बढ़ा देंगी, प्राइस बढ़ेंगे तो ये इन्फ्लेशन हो गया। तो ये पूरे सीक्वेंस आपको ये बता रही है कि जैसे ही फिजिकल स्टिमुलस होता है उससे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, यानी लोगों को ज्यादा जॉब मिलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्राइस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो गवर्नमेंट्स को जो आइडियाज मिलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ एक स्टेबिलिटी रहती है, तो वो एक पॉलिसी जनरली लेके चलती है गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं स्टॉप गो स्ट्रेटेजी। ये जो स्टॉप गो स्ट्रेटेजीज, ये बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं कि एक इन्फ्लेशन रेट को टारगेट कर लिया गवर्नमेंट ने, कहा कि अगले साल जो है हम 2.5 इन्फ्लेशन को अचीव करेंगे। अब सारी जो आपकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, यानी सारी जो रिसोर्सेज हैं, वो इस काम पर लग जाती हैं कि हमें साल के एंड में 2.5% इन्फ्लेशन अचीव हो जाए। ठीक है, यही सिस्टम इसमें काम करता है, यही फिलिप्स कर्व का बेसिकली काम है। 1970s के अंदर आकर, ये तो 1960 में बहुत ज्यादा, 50s और 60s में बहुत ज्यादा चला ये सिस्टम सारा। 1970s में आकर मार्केट में एक स्टिकफ्लेशन आ गया। स्टिकफ्लेशन जैसे मैंने बताया था कि स्टिकफ्लेशन एक वो सिस्टम है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों डायरेक्ट सीध में चलते हैं, यानी इन्फ्लेशन भी बहुत होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत होता है। 1970s के इस स्टिकफ्लेशन ने फिलिप्स कर्व के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्या ये सिस्टम काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। और उस वक्त मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने फिलिप्स कर्व को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने सिंपली कहा कि देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन दी लॉन्ग रन। उनका कहना था कि लॉन्ग रन में आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ते रहे घटते रहे, अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वो है। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया इस बेस पर, लेकिन फिर भी बाकी लोग मानते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अब भी ये सिस्टम रेलेवेंट है, लोग इस पर काम करते हैं और गवर्नमेंट अब भी कहीं हद तक इसको बेस बनाकर अपनी पॉलिसीज को बनाती है। जो पॉलिसी मेकर है वो अब भी इस फिलिप्स कर्व का यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक पूरा आपकी समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा मुझे राय दें, अगर मैं इसमें कोई चीज़ आगे पीछे करनी है, क्या बढ़ाना है क्या घटाना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे आइडिया हो तो आगे की वीडियो में उस हिसाब से इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।